गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 5 है बेटा आपका हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो बेटा हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के घटक तथा वस्तुएं हैं जिनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे घटक ऐसे पाए जाते हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, तो सूर्य का निकलना तथा छिपना, दिन से रात होना आदि सभी चीजें परिवर्तन के कारण ही होती हैं। आगे देखते हैं, प्रकृति में सभी घटक जैसे हवा, पानी, पदार्थ सभी में परिवर्तन होता है। कुछ भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। आगे चलते हैं। जब हम एक खाली गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उसके आकार में तथा आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार जो हमारी वस्तुएं हैं उसके अंदर भी बदलाव होता रहता है। देखते हैं इसमें हम क्रियाकलाप एक गुब्बारा लीजिए और उसमें हवा भरिए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार बदल जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। आगे चलते हैं। आप देखेंगे कि एक बोतल में थोड़ा पानी भर के अगर आप उसे ठंडा पानी भर के अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो कुछ समय बाद वह पानी गर्म हो जाता है तथा इस प्रकार पानी के अंदर भी बदलाव आया है। तो कुछ भी चीज यहाँ पे स्थिर नहीं है, सब में ही बदलाव होता रहता है। यहाँ तक कि हम खुद भी पहले जैसे नहीं रहते, जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम भी परावर्तित होते रहते हैं। हमारा रंग, रूप, आकृति, वृद्धि सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हालांकि हमारी जो आयु है वो तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन हमारी जो हाइट होती है वह कभी नहीं बढ़ती, वह स्थिर होती है। आगे चलते हैं। परिवर्तन का अर्थ। तो बेटा परिवर्तन का अर्थ क्या है। परिवर्तन संसार का नियम है। बिना परिवर्तन के जीवन का चक्र रुक जाएगा। दिन और रातें लगातार बदलती है, मौसम बदलता है तथा गर्म जल वाष्प में बदल जाता है। आपने कभी पेड़ की छाया को देखा है, यह भी एक जैसी नहीं रहती, यह भी बदलती रहती है। कपड़ों का सूखना तथा दूध का दही में बनना आदि सभी परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। तो बेटा जो परिवर्तन है वह संसार का नियम है, सभी चीजें बदलती रहती हैं, यह जीवन चक्र कभी नहीं रुकता। और जिस प्रकार रातें होती हैं, दिन होता है, मौसम बदलता है, ये सभी परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक परिवर्तन का एक कारण होता है। निम्नलिखित कारण परिवर्तन ला सकते हैं। तो बेटा जो परिवर्तन होते हैं वो किसी न किसी कारण से होते हैं। तो चलिए किस कारण से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आकृति, हम रबड़ की गेंद को दबाकर आकृति बदल सकते हैं। आकार, पौधे बढ़ते रहते हैं, हमारा आकार भी उम्र के साथ बढ़ता रहता है। स्थिति, एक बेल दीवार के साथ बढ़ती है, एक पत्थर चट्टान पर आकर लुढ़कता है। रंग, फल सब्जियों के पकने पर अपना रंग बदलती हैं। आंतरिक संरचना, जब हम भोजन पकाते हैं परमाणुओं की संरचना बदल जाती है। सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। परिवर्तन को अनेक वर्गों में निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो बेटा जो परिवर्तन होते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते, इसलिए उनको विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जो हमारा परिवर्तन है, पहला है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक परिवर्तन। तो बेटा ऐच्छिक और अनैच्छिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐच्छिक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें लाभ प्रदान कराते हैं तथा ऐसे परिवर्तन जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं उन्हें ऐच्छिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि भोजन बनाना, फलों को पकाना, खाद का बनाना आदि ऐच्छिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। हम अपने लिए हानिकारक घटनाओं की कल्पनाएं नहीं करते
तथा ऐसी घटनाएं अनैच्छिक परिवर्तन कहलाती हैं, जैसे कि कांच के गिलास का टूटना, भोजन का खराब होना, ईंधन का जलना, नदी में बाढ़ आना। तो बेटा ऐसे परिवर्तन जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं वह अनैच्छिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसके कारण से हमें हानि भी हो सकती है। आगे देखते हैं आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन। तो बेटा आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन कैसे होते हैं? आवर्ती परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि बार बार दोहराया जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है तथा जिसके घटित होने के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, उन्हें आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पतझड़, सर्दी, बसंत, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु, चंद्रमा की कलाएं, समुद्री ज्वार भाटा, हृदय की धड़कन, गतिमान झूले की स्थिति अथवा घड़ी का लोलक। हम पूर्व अनुमान कर सकते हैं कि आवर्ती परिवर्तन पुनः कब घटित होंगे। हम बता सकते हैं कि जो आवर्ती परिवर्तन है वह दोबारा से कितने समय बाद दोबारा होंगे, तथा इस प्रकार के परिवर्तनों का उपयोग समय के अंतर को मापने के लिए भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं आपका अनावर्ती परावर्तन। तो बेटा अनावर्ती परिवर्तन इनके विरुद्ध होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा भूकंप का आना, बाढ़ का आना, छींकना आदि अनावर्ती परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समय अंतराल बाद पुनरावृत्ति नहीं होती उन्हें अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे भूकंप, रेल दुर्घटना, छींकना आदि का होना। अनावर्ती परिवर्तन के पुनः घटित होने के बारे में हमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ये घटनाएं पुनः कब से घटित होंगी। आगे देखते हैं मंद तथा तीव्र परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनके पूरा होने में अधिक समय लगता है उनको मंद परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि वृक्ष का धीरे धीरे बड़ा होना, आइसक्रीम का जमना, दिन रात का होना, दूध का दही बनना आदि हमारे मंद परिवर्तन कहलाते हैं। आगे देखते हैं बेटा। कुछ परिवर्तन लगभग क्षण भर में घटित हो जाते हैं। जो परिवर्तन बहुत तेजी से घटित होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हृदय का धड़कना, माचिस की तीली का जलना, लट्टू का घूमना, हथौड़े से पत्थर का फटना, पेट्रोल का वाष्पीकरण, गुब्बारे का फटना, पटाखों में विस्फोट होना आदि तीव्र परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। तो बेटा जो परिवर्तन एकदम से जल्दी से हो जाते हैं उनको तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हृदय का धड़कना, हमारा हृदय बहुत तेजी से धड़कता रहता है। माचिस की तिल्ली का जलना, जब हम माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो वो एकदम से ही जल जाती है। आगे देखते हैं, आओ करके देखें। निम्नलिखित को तीव्र तथा मंद परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पुष्प से बीज का बनना, कागज का जलना, लोहे की छड़ को चुंबक द्वारा आकर्षित होना, फलों का पकना। तीव्र तथा मंद परिवर्तनों के चार चार नाम लिखिए। तो बेटा आप इनको स्वयं के द्वारा घर पर कर देखेंगे। आगे चलते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बेटा उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जिसको गर्म करने पर बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है तथा जल को दोबारा फ्रिज में रखने पर वह बर्फ में बदल जाता है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया जाता है तो दूसरा पदार्थ स्वयं ही पहले पदार्थ का रूप ले लेता है, जिसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। देखते हैं। जैसे कि उदाहरण है रबर की डोरी को अथवा स्प्रिंग को खींचना, खेत जोतना, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पित होना तथा चीनी का जल में घुलना हमारे उत्क्रमणीय परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं।
बेटा अगर हम रबड़ की डोरी को खींचते हैं तो खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी रबड़ मूल अवस्था में आ जाती है, उसमें किसी प्रकार का चेंज या उसमें किसी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, तो इसको हम उत्कर्णीय परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी बन जाती है, और अगर उस पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं ठंडे टेम्परेचर पर, तो वह फिर से बर्फ बन जाती है। आगे चलते हैं। इन परिवर्तनों की कारण दशाओं को उलट देने पर अर्थात विपरीत दशाओं की स्थिति में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखें। कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं तथा उनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तन को अनुउत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो बेटा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसको हम पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते, उनसे पहले जैसा ही पदार्थ नहीं बना सकते, ये स्थायी होते हैं तथा ये उत्क्रमित नहीं होते। इन्हें अनुउत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बीज का अंकुरित होना, जब एक बार बीज अंकुरित हो जाता है तो वह दोबारा से बीज नहीं बन सकता। आयु में वृद्धि होना, जिस प्रकार हमारी आयु बढ़ती है वह हमारी पहले जैसी नहीं हो सकती। कागज का जलना, कागज जलने के बाद राख बन जाता है, राख को फिर से कागज आप नहीं बना सकते। तो ये सब हमारे अनुउत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। ये बेटा आपके यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, तो चलिए इन्हें करते हैं। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाएं, इससे रोटी बेलने का प्रयास कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परावर्तित करना चाहेंगे। अब अपने निर्देश 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आपने देखा, आप घर में आटे की लोई लीजिए, उससे आप रोटी बनाइए। हो सकता है ये रोटी आपसे अच्छे प्रकार से ना बने, तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से इसकी लोई बना लेंगे। यानी कि पहले आपने गूंथे हुए आटे से लोई बनाई, लोई से आपने रोटी बनाई तथा रोटी को फिर से आपने लोई में परावर्तित कर दिया। तो ये आपका कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जो क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे आकार में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओ, गुब्बारा फट गया। अब गुब्बारा फटने के बाद क्या आप उसे दोबारा से फुला सकते हैं? नहीं। तो ये आपका एक कैसा परिवर्तन है? अनुउत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि आप दोबारा से इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 5, अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया है, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उससे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। ठीक है, तो बेटा कागज से आपका हवाई जहाज बन गया, और अगर आप दोबारा से इस हवाई जहाज से कागज बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस कागज को अच्छे से अपने हाथ से प्लेन करेंगे, फिर आपके उसी कागज से दोबारा हवाई जहाज से दोबारा कागज बन जाता है। तो ये आपका एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको ये डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर ठोस मोम है, उसको गर्म करने पर वह द्रवित मोम बन जाता है और उसे ठंडा करने पर वह फिर से ठोस मोम बन जाता है। तो यह हमारा उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन है। फिर देखते हैं, बर्फ को गर्म करने पर जल बन जाता है और जल को ठंडा करने पर फिर से बर्फ बन जाती है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 6, गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वह 3 प्रश्न किए जाएं जिनके उत्तर आपने गतिविधि 3 में करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन गतिविधि 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस से नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर पैमाने से उसकी लंबाई मापिए, इसे एक उचित स्थान पर जलाइए, कुछ समय तक इसे जलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए तथा पुनः उसकी लंबाई मापिए। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है?
यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? ठीक है बेटा, ये आपका एक्सपेरिमेंट 7 है। तो बेटा, जब मोमबत्ती को हम जलाकर कुछ देर के लिए रखते हैं तो उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वह कम हो जाती है। इसको दोबारा से हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मोम को मोम की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है यदि हम कट दूसरी तरफ यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? जी हाँ। आगे देखते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो बेटा, भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें अवस्था, आकृति, आकार, रंग, रूप आदि में परिवर्तन आता है लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है तथा परावर्तित पदार्थ मूल पदार्थ के गुणों को दर्शाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल को वाष्पित कर नमक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखो बेटा, जब जल नमक में घुल जाता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन तो है ही, लेकिन जो जल नमक में घुला है उसको वाष्पित करके वाष्पीकरण के दोबारा से नमक ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ और नीचे उदाहरण दिए हुए हैं। रबड़ को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। बल विस्थापित करने पर यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। लकड़ी का टूटना, चौक अथवा कांच के गिलास का टूटना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन भी होता है जिसके अंदर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो अगर कांच का गिलास टूट जाए तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। जल द्रव से बादलों का निर्माण होना भौतिक परिवर्तन है। वर्षा के दौरान बादल पुनः जल द्रव की बूंदों में बदल जाएंगे। विद्युत बल का चमकना भी एक भौतिक परिवर्तन है। कांच का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठंडा होने पर यह पुनः कांच में परिवर्तित हो जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जल अथवा नारियल के तेल का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे की कील को चुंबकीय पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जिसके पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुणों से अलग हो जाते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन एक अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके अंदर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। धूसर भूरे रंग का अघात वर्णीय लोहा लाल भूरे रंग की जंग के कारण सरलता से भंगुर हो सकने वाले ठोस पदार्थ में बदल जाता है। आगे चलते हैं। बीजों का अंकुरित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। बीज वृक्ष के तना तथा पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे पुनः बीज में नहीं बदला जा सकता। मोमबत्ती का जलना एक अणु उत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है। दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पन्न होती है जिन्हें मोम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दहन क्रिया में मोमबत्ती पिघलती है और मोमबत्ती के पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो बेटा, दूध का खट्टा होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पान बनाने की क्रिया में चूने के ऊपर कत्था लगाया जाता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन एक नए पदार्थ का निर्माण होने के कारण होता है। तो बेटा, हमने अभी पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम
पनीर को अलग कर लेते हैं और उसका जो दूध खट्टा जो पानी होता है उसे अलग कर लिया जाता है। पुष्प से बीज का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पुष्प से बीज बन जाता है तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो बेटा, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। यह प्राय एक अस्थायी परिवर्तन होता है तथा रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। सामान्य भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमण संभव है। सामान्य भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमण संभव नहीं है। उसके बाद है बेटा आपका ऊर्जा से संबंधित परिवर्तन। तो ऊर्जा तथा परिवर्तन। तो बेटा हमारे आसपास ऊर्जा है। प्रत्येक परिवर्तन में ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। प्रत्येक परिवर्तन को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परिवर्तन में ऊर्जा किसी न किसी रूप में संबंध रहती है। ऊर्जा के बिना कोई भी परिवर्तन घटित नहीं हो सकता, चाहे वह माचिस की तिल्ली का जलना हो तथा वस्त्रों का सूखना हो। तो बेटा वे परिवर्तन जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उनको एक्सोथर्मिक परिवर्तन कहते हैं, और वे परिवर्तन जिसके अंदर ऊर्जा अवशोषित होती है उसको एंडोथर्मिक परिवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब हाथ की हथेली पर स्प्रिट अथवा पेट्रोल रखते हैं तो वह शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है तथा हमारा हाथ ठंडा अनुभव करता है। स्प्रिट वाष्पन के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारे हाथ से प्राप्त करती है। ऊष्मा की हानि के कारण हमें हथेली का ठंडक अनुभव होती है। इसी प्रकार यदि हम अपनी जीभ पर थोड़ा सा ग्लूकोज रखें तो वह घुल जाता है तथा जीभ ठंडा अनुभव करती है। ग्लूकोज घुलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जीभ से प्राप्त करता है। ऊष्मा क्षय हानि के कारण जीभ में ठंडापन अनुभव होता है। इसी प्रकार जब अमोनियम क्लोराइड जल में घुलता है तो शीतलन होता है। तो बेटा जब अमोनियम क्लोराइड जल में घुलता है तो शीतलन होता है। आगे चलते हैं। कभी कभी एक ही परिवर्तन को एक से अधिक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि दूध से दही का बनना एक मंद परिवर्तन है, एक ऐच्छिक परिवर्तन है, अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन भी है। विद्युत बल्ब का जलना तीव्र परिवर्तन है, पौधों का विकास मंद परिवर्तन है, और बर्फ का पिघलना भी तीव्र परिवर्तन है। क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध परिवर्तन। हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों में से अधिकांश में दो या दो से अधिक के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती है। तो हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें परस्पर क्रिया होती रहती है। इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे से कुछ गुणों को प्रभावित कर परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि जब हम शॉर्पनर से पेंसिल को छीलकर नुकीला करते हैं तो पेंसिल तथा शॉर्पनर के ब्लेड दोनों में परिवर्तन होता है। पेंसिल में होने वाला परिवर्तन तत्क्षण दिखाई देने लगता है, लेकिन यह नुकीली हो जाती है, परंतु ब्लेड का परिवर्तन इसके बार बार प्रयोग के उपरांत दिखाई देता है। जब ब्लेड ठूठल हो जाता है अर्थात ब्लेड की धार समाप्त हो जाती है, ठीक इसी प्रकार जब माचिस की एक तिल्ली को माचिस की मसाले लगी भुजा से रगड़ा जाता है तो तिल्ली में आग लग जाती है। माचिस की इस भुजा में भी खरोच के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को यह परिवर्तन प्रभावित करते हैं। परिवर्तन क्रिया प्रतिक्रियाओं की प्रकृति तथा प्रबलता पर भी निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं। जब दो पदार्थ संपर्क में नहीं आते तब भी कुछ परिवर्तन घटित होते हैं, जैसे कि चुंबक दूर से ही लोहे पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है। आगे देखते हैं बेटा इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। प्रत्येक परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वह परिवर्तित होते हैं।
परिवर्तनों को ऐच्छिक और अनैच्छिक, आवर्ती अथवा अनावर्ती, द्रुत और मंद, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ बनते हैं उनको वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ नहीं बनते भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रत्येक परिवर्तन कम से कम दो पदार्थों की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित होता है। ऊर्जा प्रत्येक परिवर्तन में किसी न किसी रूप में संबंध रहती है। किसी परिवर्तन में ऊर्जा या तो मुक्त होती है तथा अवशोषित होती है। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे देखते हैं बेटा, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न का है आपका नंबर 1, फल सब्जियां पकने पर बदलती है रंग में, आकार में, आकृति में तथा स्थिति में। तो बेटा स्थिति की जगह आप यहाँ पे लिखिए, गलत है, सभी। तो फल सब्जियां पकने पर रंग, आकार, आकृति सभी में बदलती हैं। तो बेटा नंबर 2 है आपका, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो नो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन भी है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है तथा रासायनिक परिवर्तन नहीं है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे करेक्शन करिए, इसको काट करके आप यहाँ पे लिखिए ए और सी दोनों, ए तथा सी दोनों। तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होना, भोजन का पकना, उपयुक्त सभी। तो बेटा उपयुक्त सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न खा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समय बाद पुनरावृत्ति होती है आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जल का डैश में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। तो बेटा चूल्हे में लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। परंतु जंगल की आग एक रासायनिक परिवर्तन है। जब डैश जल में घुलता है तो शीतलन होता है। जब अमोनियम क्लोराइड बेटा मैं इधर ही लिख देती हूँ इसके आगे क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। अमोनियम क्लोराइड जल में घुलता है तो शीतलन होता है। आगे चलते हैं। प्रश्नगा निम्नलिखित प्रश्नों को आप किस किस प्रकार के परिवर्तन मान सकते हैं। रबड़ बैंड को खींचना कैसा परिवर्तन है। तो बेटा रबड़ बैंड को खींचना भौतिक परिवर्तन है तथा इसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। तथा यह एक तीव्र परिवर्तन भी है। ठीक है, हृदय का धड़कना कैसा परिवर्तन है। हृदय का धड़कना हमारा आवर्ती परिवर्तन है तथा तीव्र परिवर्तन भी है। नेक्स्ट है बीज का अंकुरित होना। बीज का अंकुरित होना हमारा रासायनिक परिवर्तन है तथा यह एक मंद परिवर्तन है। खुशबूदार अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है।
भोजन का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तथा एक मंद परिवर्तन भी है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं प्रश्न घात तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।